नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में। जैसा कि हम हिंदी में कवि परिचय कर रहे थे, तो इसमें हमारे कुछ कवि हो गए हैं जैसे सूरदास, मीराबाई, रसखान, जयशंकर प्रसाद। इनको आप YouTube में देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में डाले हैं सबके सब। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आज है हमारा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनका उपनाम प्रकृति के चितेरे कवि, सुकुमार कवि, शब्द शिल्पी कवि, हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ इनको कहा जाता है। अन्य उपनाम इनके थे मुकुल, लक्ष्मण, नंदिनी, एक निहत्था। इनके पिता गंगादत्त थे। छायावादी युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में NCERT में 69 है। ये बात देख लेना, अगर ऑप्शन में ये आता है तो इसे भी टिक कर सकते हैं। 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। पंत जी पर डाक टिकट 2015 में जारी किया गया। पंत जी के परामर्श पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया 1957 में। पंत जी को 1960 में कला और बूढ़ा चाट काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आप इन इमेजों से अच्छे से याद कर सकते हैं, इनसे इमेज मेमोरी बन जाएगी आपकी। विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन 1964 में हुआ। यह गांधी जी के जीवन पर आधारित था। यह सवाल आ जाएगा कि यह गांधी जी के जीवन पर सुमित्रानंदन पंत ने कौन सा महाकाव्य लिखा, तो उसका उत्तर होगा लोकायतन। इनके लिए उन्हें सोवियत नेहरू पुरस्कार सम्मान भी दिया गया। सुमित्रानंदन पंत जी को पद्म भूषण पुरस्कार 1961 में दिया गया। 1938 में पंत जी ने रूपाब नामक पत्रिका निकाली। पंत जी की रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी है। जिस भाषा का प्रयोग किया है वे चित्र भाषा और बिंबात्मक भाषा कहते हैं उसे। ब्रज भाषा और खड़ी बोली में विवाद में पंत जी ने खड़ी बोली का समर्थन किया था। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी ने हरवंश राय बच्चन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से खादी के फूल, यहाँ पर लिखा भी है पंत जी, सुमित्रानंदन पंत और बच्चन, ये हरवंश राय बच्चन थे। हरवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से मिलकर खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित किया। इलाहाबाद में हाथी पार्क में सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान भी है। वे आंखें पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। वे आंखें कविता पंत जी ने 10 काव्यों में बांटा है। संध्या के बाद कविता पंत जी की ग्राम्य संकलन से ली गई है। संध्या के बाद जो कविता है, जो पंत जी का ग्राम्य संकलन है, उससे ली गई है ये कविता। छायावाद का विष्णु पंत जी को कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। पंत जी की साहित्य 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। प्रथम था छायावादी, दूसरा था प्रगतिवादी, तीसरा था आध्यात्मवादी। अब इनको अलग अलग ही हम पढ़ेंगे। पहले छायावादी काव्य रचनाएं देखते हैं। छायावादी काव्य रचनाओं में पहली रचना है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। गुंजन अंतिम थी, उच्छ्वास प्रथम थी। ऐसे भी आजकल पूछ दे रहा है कि छायावादी युग की प्रथम रचना या अंतिम रचना कौन सी थी, तो वहाँ याद रखना गुंजन अंतिम है और उच्छ्वास प्रथम है। ज्योत्सना, गिरजे का घंटा आदि हैं। पंत जी की प्रगतिवादी काव्य रचनाएं, पहली छायावादी थी ये अभी तक की, अब ये प्रगतिवादी हैं। प्रगतिवादी कौन कौन से? युगवाणी, ग्राम्या, युगपथ, सत्यकाम, युगांत। आप इनको युग युग करके याद कर सकते हैं। युगवाणी, युगपथ, युगांत, एक युगांतर भी है, वो अभी आध्यात्मवादी है। पंत जी की दार्शनिक या आध्यात्मवादी नवचेतनावादी कविताएं कौन कौन सी हैं? उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, वाणी व पतझर काव्य या गीति काव्य हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, जो अभी मैं कह रहा था, अतिमा, सौवर्ण, पान वाला, इनकी कहानियाँ हैं।
युगांतर कहानी है, ठीक है, काव्य नहीं है। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, इनसे स्वर्ण स्वर्ण से याद कर लेंगे, ये स्वर्ण एक ये भी है। उपन्यास इनका हार एक उपन्यास है, और बुरांस, बुरांस की भाषा कुमाऊनी है। 1928 में इनके कविता संग्रह पल्लव प्रकाशित हुआ। 60 वर्ष से एक रेखांकन इनकी आत्मकथा है। इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तब इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी 60 वर्ष के एक रेखांकन करके। ये पौ फटने से पहले भी सुमित्रानंदन पंत की ही एक रचना है। अब आ जाते हैं हम अगले कवि में, वह हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनका जन्म 1917 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। मुक्तिबोध जी को पहला तार सप्तक कवि कहा जाता है। इन्होंने नया खून साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। जैसे सुमित्रानंदन पंत की कौन सी थी पत्रिका, रूपाप, इनकी कौन सी है, नया खून। सबकी अलग अलग पत्रिकाएं हैं, तो एक बार याद कर लेना इनको, एक जगह लिख के, अभी तक नहीं आया है, आएगा। इनके उपनाम थे मुंशी और फैंटेसी कवि भी कहते हैं इनको। मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं चाँद का मुँह टेढ़ा, ये एक कविता संग्रह है। इसमें ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताएं संकलित हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा में ही ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताएं संकलित हैं। दूसरा कविता संग्रह है इनका भूरी भूरी खाक धूल, सहस्र स्वीकार है। इनके अभी एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, भूरी भूरी खाक धूल। इनकी अन्य कविताएं हैं चंबल की घाटी, सूखे कठोर, नंगे पहाड़, क्रांति, लाल सलाम, मेरे मित्र मेरे सहचर, आदमी आदि। विपात्र इनका एक उपन्यास है। मुक्तिबोध जी की आलोचनाएं भी हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी में इन्होंने एक आलोचना की, दोबारा से अपने विचार दिए होंगे तब आलोचना की है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, समीक्षा की समस्याएं। कहानी है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, जलना, दीपक दीमक, पक्षी और दीमक, लॉर्ड इथरेली, सौंदर्य के उपासक। निबंध रचनाएं हैं इनकी एक साहित्यिक डायरी, पुस्तक का एक अंश, नए जन्म की कुंडली। निबंध संग्रह है इनके नई कविता का आत्मसंघर्ष, भक्ति आंदोलन का एक पहलू, उर्वशी एक मनोविज्ञान। अन्य रचनाएं हैं इनके प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, भारतीय इतिहास और संस्कृति। इम्पोर्टेंट है ये भारतीय इतिहास और संस्कृति, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, ये भी। अब इनकी आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो, शुरू से एक कहानी है। चंबल की घाटी में सूखे नंगे कठोर पहाड़ थे। वहाँ नई कविता का आत्मसंघर्ष के लिए एक कहानी चल रही है, क्रांति चल रही थी, ठीक है। उस क्रांति का नारा क्या था, लाल सलाम। जो मेरे मित्र मेरे सहचर थे सभी विपात्र निकले। तभी भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन के पहल से भूरी भूरी कागधूल हो गई, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के प्रश्न चिन्ह बौखला उठे। तब उर्वशी ने सतह से उठते आदमी को काठ का सपना दिखाकर, सतह से उठते आदमी को काठ का सपना दिखाकर नई जिंदगी दी, पक्षी और दीमक के रूप में जलना, नए जन्म की कुंडली। आप इनको ऐसे एक ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।